जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे सर हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, अभी आज की जो क्लास है हमारी, या जो अभी हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट 2025 के लिए ये क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम आपके क्लास क्यों देखें, ऐसा क्या कंटेंट आप हमें प्रोवाइड करा दोगे। तो दोस्तों, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए और आपको एक 29 जून के दिन जो पेपर हुआ था, उसके बाद मैंने जो यूट्यूब पर क्लासेस पढ़ाई थी, उन क्लासेस के स्क्रीनशॉट के साथ आपको बताया कि ये मेरी क्लासेस से सीधे आपके यूजीसी नेट हिंदी में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये डाउट है कि सर आपका कंटेंट कैसा है या हम क्यों पढ़े आपसे, तो यूट्यूब पर सारी चीज़ें मैंने वीडियो डाल रखा है, और वो भी विथ प्रूफ, यानी कि वो सारी क्लासेस भी यहाँ पर डली है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए, और उन क्लासेस के स्क्रीनशॉट के साथ मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बता भी रखी है, यानी कि वो उस वीडियो में मैंने सारा आपको बता रखा है। अ, अगर आप चाहे एमपी टेट वर्ग एक की तैयारी कर रहे हो, या चाहे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे भाइयों, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना। सबसे बेस्ट कंटेंट पूरा आपको देखो, क्लासेस आपके लिए पूरी फ्री रहेगी, प्लस इसमें आपको नोट्स भी इसी प्रकार से प्रिंटेड नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज में आपको 2018 से लगाकर जून 2025 तक जो पेपर हुआ है, वहाँ का पूरा फ्री पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, प्लस आपको एमसीक्यूज हर टॉपिक के मिल जाएंगे, यानी कि लगभग लगभग आपको 200 से 300 क्वेश्चन हर टॉपिक पर मिलेंगे, है ना। हर एक यूनिट पर मिल जाएंगे आपको मेरे भाइयों। अब ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि सर ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी। तो देखो, हमारा कोई ऐप अभी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जिससे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, और आपको ये सारी चीजें वहाँ पर प्रोवाइड होगी। नोट्स और क्लासेस की सारी नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट पढ़ते जाएंगे, और क्लासेस आपको डेली यूट्यूब पर फ्री मिलेगी पूरी। मैं आपको वादा कर रहा हूँ 31, या ये कहूँ कि दिसंबर से पहले पहले, या दिसंबर या 5 या 10 दिसंबर तक मैं आप लोगों को पूरी 10 यूनिट कंप्लीटली, मैं फिर बोल रहा हूँ कंप्लीटली, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट के साथ पढ़ाई जाएगी। एमसीक्यूज और पीवाईक्यू की क्लास चलाऊंगा, वो अलग होगी, लेकिन ये भी मिलेगी। प्लस आप मेरी एक वेबसाइट है, उस पर ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा भी पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आपको अगर लग रहा है कि सर आपका कंटेंट या आपकी ये चीज़ें कहाँ, मतलब हम क्यों ट्रस्ट करें, तो आप लोग मेरा 29 जून वहाँ पर जो पेपर हुआ था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरी, जो यूट्यूब पे क्लासेस मैंने जून के लिए पढ़ाई गई थी, जून 2025 के लिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो उन सारी क्लासेस के स्क्रीनशॉट मैंने उस एक वीडियो में दे रखे हैं। 20-25 मिनट का वीडियो जरूर देखो, है ना, आप जाकर, अगर आपको ट्रस्ट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है तो। और एक क्लास देख लो डेमो के लिए, मतलब कंटेंट का आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या किया है मेरे भाइयों, मैंने यहाँ पर आपको सरस्वती की पांडे की चाहे बुक हो, दृष्टि वाली बुक हो, या फिर रामचंद्र शुक्ल की बुक हो, इन 3 से 4 बुक का एक निचोड़ कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यानी कि आपका जो यह मेहनत करने का जो काम है, यानी जो मेहनत आप कंटेंट बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कर रहे थे, वो नोट्स सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे मेरे भाइयों। अगर ये चीज़ें मैं अगर लॉन्च भी करता ना, यानी कि एक बैच भी मैं बनाता, तो यकीन मानो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम 2000, 2500 या 3000 तक लोग इसको बेच रहे हैं ना। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री मिलने वाली है। बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, क्लास बाय क्लास, है ना। तो आज से ये मुहिम हम चालू कर रहे हैं, आज से ये चीज़ें चालू कर रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना, और कंटेंट को देखना, कंटेंट की क्वालिटी को देखना, मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, देखो, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसको कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो वर्ग एक की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, है ना। मैं आप लोगों को वो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके सारे फंडामेंटल
फंडामेंटल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो यूजीसी नेट के सिलेबस में अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो यूनिट फर्स्ट हमारी भाषा विज्ञान जुड़ी हुई है ना। तो भाषा विज्ञान से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाषा का ज्ञान होगा तभी साहित्य का ज्ञान होगा, और तभी जाकर हम पूरी कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता ये वाली यूनिट पढ़ पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ हर एक टॉपिक को डिटेल में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों को चैनल को बाकी लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलेगी, टेस्ट है, कंटेंट है, कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिसंबर के लिए मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। देखो, भाषा की परिभाषा क्या है। जब भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान में एक सबसे बड़ी बात आती है कि सर भाषा क्या है। पहले तो हमें भाषा समझाइए ना कि ये भाषा क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये भाषा का विकास कैसे हुआ होगा, है ना। क्योंकि ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि एक ही दिन में भाषा का विकास हुआ होगा, या विश्व की सारी भाषाओं का विकास एक ही दिन में हो चुका होगा। इसलिए ये जो स्टेप बाय स्टेप पहले हम विश्व की भाषाओं को देखेंगे, फिर जाकर हमारी भारत की जो भाषा है वो विश्व के कौन से भाषा परिवार में आती है, और उन भाषाओं से फिर जाकर हम जो हमारी भारत की भाषा है और जो हमारे सिलेबस में जोड़ी गई है उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा भाषा विज्ञान का टॉपिक है, पहला ही है हमारा भाषा शब्द की परिभाषा क्या है। अगर मैं भाषा शब्द की परिभाषा की यहाँ पर बात करता हूँ तो आप लोगों के पास एक चीज याद होनी चाहिए, या एक चीज पता होना चाहिए कि भाषा वह व्यवस्थित और नियमबद्ध प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर, देखो अभी मैं बोल रहा हूं तो आप बोलने से भी चीजों को समझ रहे हो, यानी मैं एक व्यवस्थित क्रम में बोल रहा हूं, मेरे वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, मेरे वर्णों की एक व्यवस्थित ध्वनि है, या एक अपने पर्टिकुलर एक चिन्ह है ना। सुनकर, आप अगर सुन रहे हो तो आपको सुनने पर भी चीजें समझ में आ रही है, यानी हम, आप और मैं आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ना। या लिखकर, या इशारों के माध्यम से, देखो इशारों के माध्यम से भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक क्लास चल रही है, क्लास में दो बच्चे ऐसे जो पिछले 5-7 दिन से नहीं आ रहे। अब 5-7 दिन से नहीं आ रहे तो जो उस दिन जब आए उस दिन का टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा। तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो एक दोस्त ने दूसरे की तरफ इशारा किया कि भाई चले क्या चाय पीने, यानी कि चाय, और कोई गलत इशारा चीजें मत समझना ना, कि चले क्या चाय पीने, ये इशारों में उसने बताया कि चलते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना। तो इन इशारों में वो समझ गया और वो दोनों उठकर क्लास से चले गए और चाय पीने चले गए। तो क्या इशारों में उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया? बिल्कुल किया है। तो यानी इशारों के माध्यम से अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन कर पाते। आप अपने मन के भाव को, विचारों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हो और वो समझ रहा है, चाहे इशारों से, बोलकर, सुनकर या लिखकर, किसी भी माध्यम से आप कर रहे हो। यह ध्वनि संकेतों या प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग किसी समाज के लोग आपस में संवाद करने के लिए करते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा है। अब भाषा की परिभाषा आपको यहाँ पर डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार, बाबूराम सक्सेना के अनुसार, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से चीजों को बताया गया, लेकिन सबका उद्देश्य या सबका जो अर्थ निकलेगा वो एक ही, कि आपस में संवाद करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या भाषा का माध्यम ही यही है कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, अब आपके मन में एक दिमाग मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द क्या है एक्चुअल में। तो मैं बताऊंगा कि यार ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत भाषा का कि भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से। और इस भास धातु का अर्थ है, यानी ये जो भास शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या है? बोलना। क्या अर्थ है इसका? बोलना। बोलना या कहना। अगर मैं आपको कुछ कह पा रहा हूं, मैं कुछ बोल पा रहा हूं, यानी कि ये भास धातु का एक अर्थ है, या भास धातु से निकला हुआ है। तो भाषा शब्द का अर्थ आप समझे, भाषा की परिभाषा समझे कि भाषा क्या है एक्चुअल में, और भाषा शब्द का अर्थ क्या है कि संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना या कहना है। वर्ग एक वालों, आप देख लो, आपके यहाँ पर एमसीक्यूज में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यूजीसी नेट में तो आते ही आते हैं। ये पूछा जाता है कि भाषा किस धातु से बना है, या किस भाषा की धातु से बना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो भाषा की परिभाषा और भाषा शब्द क्या है, ये अगर आप लोग समझ रहे हो तो कमेंट में मुझे बताना। अगर आपका कोई डाउट हो तो भी कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, देखो अब हम भाषा शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा
शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि भाषा शब्द एक्चुअल में क्या है। लेकिन एक बात आती है कि यार, जब हम सबको पता है कि हम आदि मानव थे, पहले हम जंगलों में रहते थे, उसके बाद हमारी धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ और इन विकास के साथ ही मनुष्य का विकास हुआ। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि यार, जब हम अभी वर्तमान में है, या फिर मैं आज से कई हजार साल पहले जाऊं, जब आदि मानव हम लोग थे, जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर ध्वनि नहीं थी बोलने की, ना कोई ऐसा आपस में कम्युनिकेट करने का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम नहीं था, तो क्या उस समय भाषा नहीं होती थी क्या? क्या उस समय ये चीजें नहीं होती थी क्या? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं भाषा के विकास के 4 चरण बता रहा हूं। मैं यहाँ पर भाषा शब्द के विकास के 4 चरण बता रहा हूं, यानी कि भाषा एक्चुअल में कैसे अपने जो सभ्यताओं का विकास हुआ, उनके साथ साथ धीरे धीरे भाषा का भी विकास हुआ, है ना। तो जैसे एक बात करते हैं कि भाषा विकास रातों रात तो नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, जो मनुष्य के विकास के साथ साथ आगे बढ़ी होगी। यानी जैसे जैसे मनुष्य का विकास आगे हुआ, वैसे वैसे भाषा का भी विकास हुआ होगा। क्योंकि जब आदि मानव थे, उस समय आपको भी पता है कि ना तो वो बोल सकते थे, क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर कोई ध्वनि नहीं थी, और ना ही वो उस ध्वनि को समझ पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था व्याकरण का या भाषा का। तो इसलिए उस समय कैसे कम्युनिकेशन हो रहा होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, फिर कैसे भाषा का विकास हुआ होगा। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इसके विकास को मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा है। तो आपको याद रखना कि भाषा के विकास के कितने चरण बताए? 4 चरण बताए, है ना। अब वो 4 चरण क्या है, वन बाय वन करके मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला चरण आता है आंगिक भाषा। आंगिक मतलब देखो, शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अंगों के अंगों का, या हमारे शरीर के किसी अंगों के प्रयोग, अंगों से चीजों का प्रयोग करके आपस में कम्युनिकेट करना, यानी अंगों के माध्यम से समझाना। जैसे कि यह भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप है। ये भी आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाषा का प्रारंभिक रूप कौन है ना। आंगिक है, वाचिक है, लिखित है, या आधुनिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब मनुष्य के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, तब वो अपने हाव भाव, इशारों या शारीरिक संकेतों के उपयोग करके संवाद करते थे। जैसे हाथ हिलाकर बोलना, या सिर हिलाकर सहमति देना। आज भी हम इन बातचीत का उपयोग, बातचीत में इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो भाषा का विकास या जो भाषा का प्रयोग हम आज से कई हजार साल पहले करते थे, ऐसा नहीं हुआ कि आज वो चीजें खत्म हो चुकी है। हाँ, हमने भाषा का विकास में नई नई चीजें, नई नई भाषा या उसका विकास आगे हमने कर लिया, लेकिन जो पुरानी चीजें थी वो आज भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्लास में 2 बच्चे बैठे थे, चाय पीने का इशारा किया, ठीक इसी प्रकार से आपको एक और एग्जाम्पल के साथ में बताऊं कि जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा कभी कभी बिल्कुल शांत सा रहता है, तो माताएं समझ जाती है कि यार बच्चा शांत है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, यानी कि इसके अंदर इसके क्योंकि वो बोल नहीं सकता उस समय, वो समझा नहीं सकता, उसको नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या मेरे दांत निकल रहे तो दर्द हो रहे, लेकिन वो किसी ना किसी शरीर की क्रियाओं के साथ बताता है। या तो वो थोड़ा सा गुमगाम सा रहता है, या फिर वो बहुत ज्यादा रोता है। तो जब वो बहुत ज्यादा रोता है, तब भी घर वाले समझ जाते हैं कि यार इसको कुछ ना कुछ दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यानी कि कुल मिला के जो बच्चा है वो आपसे कम्युनिकेट ही तो कर रहा है, और आप उनकी उसकी चीजों को समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात ये, जैसे आज भी आप लोग देखोगे कि जब आप लोग घर पे जाते हो, या आप घर पे ही रहते हो, तो अगर आप लोगों को कुछ टेंशन होता है ना, तो आपके चेहरे पर दिख जाता है। और आपकी जो माता है, या फिर किसी जो यहाँ पर मैरिड है, उनकी वाइफ लोग है, वो उन चीज़ों को समझ जाते हैं, और वो पूछ लेते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है, या क्या आपको दिक्कत है ना, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो वो लोग समझ जाते हैं, यानी कि आपके समझाने से नहीं, आपके चेहरे के भाव से उनको समझ में आ रहा है, आपके शरीर के संकेतों से ये पता चल रहा है कि बेटा आज टेंशन में है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये चीजें हमारी होती है आंगिक भाषा में, ठीक है। तो आंगिक भाषा आपको समझ में आई, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर समझ में आया है तो यस करना कमेंट बॉक्स में, नहीं आया है तो क्वेश्चन पिन करना, मैं आपको जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। और वाचिक भाषा, फिर भाषा का दूसरा क्रम आता है वाचिक भाषा। इस चरण में मनुष्य ने ध्वनियों को अर्थ देना प्रदान शुरू किया। पहले ये ध्वनियां जानवरों की आवाज और नकल का साधारण चीख पुकार करती थी। जैसे आपको पता है कि जब आदि मानव थे, तो जब उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया कि एक दूसरे को समझाने के लिए वो आवाजें निकालते थे ना। जैसे आज भी हमारी जो सेनाएं हैं, या फिर जो आतंकवादी है, ये लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं, कि जंगलों में रहते तो वो एक पर्टिकुलर कोड का वर्ड प्रयोग
करते हैं कि भाई मैं इसकी आवाज निकालूंगा, समझ जाना कि कोई खतरा है ना। या उस समय जब आदि मानव थे वो भी इन चीजों का प्रयोग करते थे कि कोई जानवर की आवाज वो निकालते थे तो जो उनका कबीला रहता था वो लोग समझ जाते थे कि यार कोई ना कोई खतरा हमारे ऊपर आया है ना, तो वो आसपास आग वगैरह लगा लेते थे या सतर्क हो जाते थे चीजों का। तो इस तरीके की चीजें उस समय होती थी। फिर धीरे धीरे इन ध्वनियों को मिलकर शब्द बने और मनुष्य ने बोलना सीखा। यह मानव सभ्यता के लिए क्रांतिकारी कदम था। यानी कि अगर सबसे क्रांतिकारी कदम था भाषा को लेकर तो वो वाचिक भाषा था। यानी धीरे धीरे मनुष्य ने कुछ वर्णों का प्रयोग करना शुरू किया, वो वर्णों की ध्वनियां निकालने लगा, तो वो फिर बोलने में चीजें आने लगी, बोलना सीखा, तो ये वाचिक भाषा हुई। ठीक है। तो भाषा का विकास में पहला आंगिक भाषा, दूसरा वाचिक भाषा। मैं आज के प्रयोग में भी और आपको अतीत के प्रयोग में भी दोनों चीजें मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। ठीक है। इसलिए दोनों चीजों को आप अच्छे से समझना। फिर तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो भाषा का विकास हुआ है, भाषा का जो चरण तीसरा आता है, वो आता है लिखित भाषा। मेरे भाइयों, लिखित भाषा क्या होती है? जब समाज और ज्ञान का विस्तार हुआ तो केवल बोलकर जानकारी को सहजना और दूर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इस जरूरत को पूरा करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। किसका हुआ? लिखित भाषा का विकास हुआ। इसमें ध्वनियां, संकेतों के चिन्ह और प्रतीक बनाए गए, जिन्हें लिपि कहा गया। देखो, अब कोई भाषा बोली जा रही है तो मैंने अगर सपोज करो, मैंने यहाँ पर क बोला, मैंने म बोला और मैंने ला बोला, तो मेरे भाई ये क अपनी एक ध्वनि है, म की अपनी एक ध्वनि है, ला की अपनी एक ध्वनि है। इसको मैंने मिलाकर कमल बोला, तो ये कमल क्या है? ये देवनागरी लिपि में लिखा ना, एक लिपि का भी प्रतीक हुआ। यानी चिन्हों और प्रतीकों को बनाकर हमने फिर लिपि का भी प्रयोग किया है, लिपि का भी विकास किया। तो भाषा, लिखित भाषा में भाषा जो है ध्वनि संकेतों को हमने चिन्हित या प्रतीकों के रूप में लिखना प्रारंभ किया और उनके बाद उसका लिपि के रूप में विकास हुआ, है ना। जिसे वर्तमान में हम जो चीजें लिख रहे हैं, ये चीजें हमारी हुई। जैसे कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में भी प्रतीकात्मक लिपि थी। उस समय भी प्रतीकों के माध्यम से चीजें समझाई जाती थी। जैसे आपको आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस टाइप की उनकी लिपियां थी, उल्टे यू आकार की या इस प्रकार की उनकी लिपियां थी। वो इस तरीके से चीजों को बनाते थे। यानी उनकी एक अपनी लिपि थी, वो लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन हाँ उनकी अपनी लिपि थी, अपनी भाषा थी। यानी उन्होंने एक अपने प्रतीक बनाए थे ना, अपने एक प्रतीकों से वो चीजें समझ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में हमने इन चीजों का अलग प्रतीकों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यानी भाषा का लिखित रूप आगे बढ़ा, है ना। आगे देखते हैं जाता है, इससे ज्ञान को संग्रहित करना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना संभव हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि जब भाषा का ध्वनि रूप था उस समय चीजें नहीं हो रही थी, या ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाना नहीं हो रहा था, हो रहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उपनिषद, जैसे गुरु के पास में बैठकर चीजों को सीखना। गुरु क्या कर रहा था? अपने ज्ञान को, अपने अंदर जो चीजें थी उसको मौखिक रूप से शिष्यों को बता रहा था, शिष्य उनको सीख रहे थे और फिर वो दूसरी पीढ़ी में उसको ट्रांसफर कर रहे थे। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर का यहाँ पर खेल चल रहा था। ठीक है। तो वो उस समय भी हो रहा था। फिर हमने उसको लिखित रूप में प्रयोग करने लगे, है ना। ये लिखित रूप भाषा का, इसमें लिपियों का भी विकास हुआ और भाषा का भी हम लिखित रूप प्रयोग करने लगे। फिर और आखिरी जो लास्ट हमारा आता है भाषा के विकास में, वो आता है यांत्रिक भाषा। भाइयों, यांत्रिक भाषा क्या है कि जब हम लिखने लग गए, सारा व्यवस्थित लिपियां बन गई, सारी भाषाओं की व्यवस्थित व्याकरण बन गई, तो उसके बाद आता है कि भाषा ने फिर एक कदम और आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? कि भाषा का एक विकास और हुआ जो टेक्निकल चीजों में प्रयोग होने लगा। आपको भी पता है कि टेक्निकल जो कोड होते हैं उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। ये जो लैंग्वेज है ये यांत्रिक भाषा है, यानी कि ये सिर्फ यंत्र समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते उन भाषाओं को, है ना। या हम उनको बोल भी नहीं सकते। हम अपनी भाषा में समझते, हम अपनी भाषा को ट्रांसलेशन उस यांत्रिक भाषा में करते और वो यंत्रों को समझाने का प्रयास करते। यह भाषा के विकास की सबसे आधुनिक चरण है जो टेक्नोलॉजी की देन है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से भाषा का प्रयोग होता है। टाइपिंग, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई अभी वर्तमान में चल रहा है, तो जैसी तकनीक भाषा के नए और उन्नत तरीकों का उपयोग करने में मदद करती है। यह विचारों के आदान प्रदान को पहले से ही कहीं ज़्यादा तेज और व्यापक बनाती है। जैसे इसका कैसे प्रयोग हुआ, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने अगर पेपर फर्स्ट में, अगर आप यूजीसी नेट वाले बच्चों ने पेपर फर्स्ट में
एक हमारी यूनिट है आईसीटी करके, उसमें अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई इंसान अगर इस इधर से बोल रहा है तो वो उसकी लैंग्वेज पहले डिकोड होती है, फिर वो मैसेज जाता है, फिर इनकोड होती है और फिर सामने वाले तक जाता है। तो ये डिकोड और इनकोड क्या है, आपकी लैंग्वेज को पहले उसने यांत्रिक भाषा में बदला, फिर जब वो उसके पास पहुंची तो उस वहां पर जो एक यंत्र लगा उसने फिर से यांत्रिक भाषा को आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन करके फिर सामने तक पहुंचाया। जैसे हम अभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल बेसिकली यही चीजें कर रहा है ना। मोबाइल बेसिकली क्या कर रहा है कि जैसे अगर मैं किसी पे फोन से बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। अब उस हिंदी को वो अपने एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है और वो वहां तक संकेतों के माध्यम से जा रहा है और वहां पर फिर उसको इनकोड करके सामने वाले तक पहुंचा रहा है ना। ये चीजें यहाँ पर चलती है मेरे भाई। तो ये यांत्रिक भाषा। तो भाषा का विकास कैसे हुआ, पहले हमने आंगिक भाषा सीखी, फिर हमने वाचिक सीखी, फिर लिखित और फिर अब यांत्रिक भाषा। यानी कि वर्तमान में जो भाषा का सबसे आधुनिक प्रयोग चल रहा है वो यांत्रिक भाषा है। ठीक है, आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और इसमें और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज आपके सुझाव भी देना, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ही करी जा रही है, आप लोगों के लिए ही तैयार की जा रही है। तो हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये कंटेंट बहुत क्रीम कंटेंट निकाल के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब मेरे भाई, ये तो हमने भाषा शब्द देख लिया, भाषा की परिभाषा देख ली और भाषा का विकास देख लिया, भाषा के विकास के चरण देख लिए। अब हम बात करते हैं कि यार विश्व में जब भाषाएं हैं, उन भाषाओं को कैसे वर्गीकृत किया गया हो, क्योंकि चीनी भाषा, अमेरिका की भाषा, अफ्रीका की, इंग्लैंड की, यूरोप की, रूस की, भारत की, तमिल वालों की अपनी लैंग्वेज। तो ये सारी भाषाओं को कैसे चीजें किया गया होगा। तो भाषा का सामान्य परिचय हम यहाँ पर देखते हैं, और इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि भाषा का जो विकास में जो फिर उसको वर्गीकृत किया गया वो किन आधारों पर किया गया और किन किन लोगों ने कितने प्रकारों से उसको किया है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व की भाषाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यानी कुछ लोग बोलते हैं विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ये संख्या याद रखना। अब कोई इसको 3000 बोल देता है, कोई 6000, कोई 5000। ये अलग अलग मत है अलग अलग भाषाविदों का, है ना। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये जो सबसे मान्य और सबसे क्रीम फैक्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि 6000 से अधिक भाषाएं बोली जा रही है। अधिक यानी कि इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। संसार की सभी भाषाओं को, संसार का मतलब पृथ्वी पर विश्व में जितनी भाषाएं का अध्ययन अगर आपको करना है तो उसके दो प्रकारों में भाषा वैज्ञानिकों ने बांटा था। उसका दो वर्गीकरण किया गया था, यानी दो प्रकारों के वर्गीकरण के तहत सब भाषाओं को बांटा गया। अब ये दो प्रकारों से कैसे किया, यानी कि कुछ भाषाविद आए तो उन्होंने अपने आधार पर विश्व की सारी भाषाओं को एक अलग प्रकार से वर्गीकृत किया। फिर कुछ लोग आए तो बोले कि इस प्रकार से भाषाओं को वर्गीकरण नहीं हो सकता, हम इस प्रकार से करेंगे। तो दोनों वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा, और फिर सबसे मान्य वर्गीकरण कौन सा है और वर्तमान में हम किस वर्गीकरण के तहत भाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं उस पर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक फिर वो प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भाषा तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इस वहां तक पहुंचने के लिए, या वो भाषा कहाँ से निकली है, उनका प्रकार कैसे और किस भाग में उनको वर्गीकृत किया जाता है, ये सब समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। आगे आते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण, ये पहला वर्गीकरण है, और पहला वर्गीकरण किया गया था आकृति मूलक वर्गीकरण। ये पहला वर्गीकरण विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले करने वाले, यानी ये जो वर्गीकरण करने वाले आकृति मूलक वर्गीकरण, या यूं कहूं कि विश्व की भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकृत करके अलग अलग वर्गों में रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे प्रोफेसर स्लेगन। ये बहुत बार यूजीसी में भी पूछा गया है, वर्ग एक में भी पूछा गया है। तो आप लोगों को ये चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, कि विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, प्रोफेसर स्लेगन ने किया था। ये सारी चीजें आपको नोट्स में भी और प्लस आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ताकि टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा पाए वहाँ पर। और ये सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन होंगे। ठीक है, जैसे आपकी एग्जाम होगी वैसे ही ऑनलाइन आपको ये सारे टेस्ट मिलेंगे। बस हमारी एक वेबसाइट है, उस पर सारे टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। तो उस पर आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसको आप लॉग इन करोगे। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस रहनी है ना। तो आप वहाँ पर PYQ भी लगा सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो।
आकृति मूलक वर्गीकरण से भाषा के दो भाग किए जाते हैं, पहला अयोगात्मक भाषा और दूसरा योगात्मक भाषा। अब जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसके कितने भाग है? दो भाग है, एक है अयोगात्मक और एक योगात्मक भाषा। अच्छा, अयोगात्मक क्या होती है और योगात्मक क्या होती है? अयोगात्मक मेरे भाई वो होती है जिसमें सिर्फ धातु का प्रयोग होता है, इसमें प्रत्यय प्रत्यय या उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है ना। जिन इन सब मतलब इन भाषा के शब्दों में सिर्फ धातु यानी मूल रूप ही होता है, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग नहीं होता है, किसमें? अयोगात्मक भाषा में। और अयोगात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं तो चीनी भाषा है, चीनी या तिब्बती भाषा जो है वो अयोगात्मक भाषा है। अगर आप चीनी भाषा को या तिब्बती भाषा को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन भाषाओं में धातु होती है वो धातु का मूल रूप ही प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। योगात्मक भाषा क्या होती है? योगात्मक भाषा में धातु के साथ प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी धातु शब्द के साथ प्रत्यय और उपसर्ग के साथ शब्द को बनाया जाता है जिस भाषा में, वो अयोगात्मक भाषा में होती है। इसमें जैसे हमारी संस्कृत हो गई, हमारी हिंदी हो गई, ठीक है, संस्कृत हो गई, हमारी हिंदी भाषा हो गई, इन भाषाओं का प्रयोग हम योगात्मक यानी कि संस्कृत या हिंदी को योगात्मक में रखा गया। हालांकि योगात्मक को भी प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट में बांटा गया है और अलग अलग भाषाओं को यहाँ पर रखा गया है। वो इतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वहां तक एग्जामिनर नहीं पहुंच पाता है ना। तो आपको यहाँ तक याद रखना है कि भाई योगात्मक भाषा क्या होती है। आकृति मूलक वर्गीकरण के दो भाग है, योगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक क्या होती है? जिसमें सिर्फ धातु का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे चीनी भाषा, ये अयोगात्मक है। योगात्मक में धातु के साथ प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये योगात्मक है, जैसे संस्कृत और हिंदी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो आकृति मूलक वर्गीकरण हमने देख लिया, विश्व में भाषा का पहला वर्गीकरण। अब भाषा का दूसरा वर्गीकरण आता है पारिवारिक वर्गीकरण। अब इसमें पारिवारिक वर्गीकरण में क्या किया कि इन्होंने जो विश्व है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भाषाओं को रखा। जैसे इन्होंने विश्व को 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में बांटा, इन भाषाविदों ने विश्व को 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में बांटा, 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में, और 18 भाषा परिवार में बांटा। कितने इन 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में कितनी भाषा परिवार को रखा? 18 भाषा परिवार। यानी कि विश्व में ओवरऑल कितने भाषा परिवार बताए उन्होंने? 18 भाषा परिवार बताए ना। 18 भाषा परिवार, कितने भाषा परिवार बताए? 18 भाषा परिवार। लेकिन इन 18 भाषा परिवार को कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में रखा? विश्व के 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में, 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में ना। कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में? 4 भौगोलिक क्षेत्रफल में रखा। तो ये याद रखना है कि विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में वैसे तो मतभेद है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग जैसे प्रकार माने, ये भी आपको याद होना है। जैसे डॉक्टर भोलाराम तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है, याद रखना। डॉक्टर भोलाराम तिवारी और विल्हेम फॉन हम्बोल्ट ने कितनी मानी है? यहाँ पर 13 मानी है, ये आपको याद रखना। कितनी मानी है? 13 है, ठीक है। तो ये 13 आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या करा है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है ना। तो जैसे भोलाराम तिवारी और विल्हेम फॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है, ग्रियर्सन ने भाषा परिवारों की संख्या 18 मानी है, और जो सबसे मान्य मत है यानी कि सबसे ज्यादा भाषा वैज्ञानिक या जो भाषाविद है उनका जो सबसे ज्यादा सहमति है वो इसी पर है कि विश्व में 4 भौगोलिक क्षेत्रफल पर हम बांटेंगे और उसमें 18 भाषा परिवारों को हम रखेंगे ना। तो 4 भौगोलिक क्षेत्रफल और 18 भाषा परिवारों में इन पारिवारिक वर्गीकरण इन्होंने किया है। अब वो 4 भौगोलिक क्षेत्रफल कौन है और कौन से भौगोलिक क्षेत्रफल में कौन कौन सी भाषाओं को और कितनी भाषाओं को रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता भी है। अब शुरुआत होती है आपकी यहां पर कि अब आपको उन सारी चीजों को याद रखना है कि यार हमारे जो भारत की भाषाएं हैं या जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसमें भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या आता है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ना, जिसमें फिर आगे आपको पता है वैदिक, संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट और हिंदी। तो ये चीजें आती है। तो इनको किस में रखा गया है? तो भारतीय आर्य भाषा में। भारतीय आर्य भाषा को भी किस भौगोलिक क्षेत्रफल में रखा गया? तो भाई यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्रफल में रखा गया। और यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्रफल में भी किस भाषा
भाषा परिवार में रखा गया तो भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया। मैं इसलिए ये चीजें आपको करा रहा हूं, है ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार यूरेशिया भाषा परिवार में आता है, या फिर अफ्रीका भाषा परिवार में, प्रशांत महासागर, या अमेरिका में, किस में आता है। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वर्ग 1 हो चाहे आपका यूजीसी नेट हो, है ना, दोनों में चीजें बनती है। इसलिए मैं आपको भौगोलिक क्षेत्रफल बता रहा हूं। और जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है, देखो दो चीज क्लियर करना, आकृति मूलक वर्गीकरण भाषाओं के प्रकार से बताया गया कि भाषा का कैसा प्रकार हुआ, यानी कि धातु का मूल रूप प्रयोग हो रहा है या फिर उसमें प्रत्यय उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, उस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उनके भाषा परिवारों को बांटा गया है। ये आपको याद रखना है, दोनों चीजें अलग अलग है। और जो हम सबसे मान्य मत है, जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, वो मेरे भाई पारिवारिक वर्गीकरण को हम मान्य रखते हैं ना, सबसे ज्यादा मान्य मत है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसमें सबसे पहला क्षेत्रफल आता है हमारा यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया की जो भाषाएं हैं, उन भाषा परिवारों को यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंतर्गत 10 भाषा परिवारों को रखा गया। 18 भाषा परिवार में से 10 भाषा परिवार को सिर्फ यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया में रखा गया है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि कौन कौन से वो 10 भाषा परिवार है। तो पहला आता है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा आता है? भारोपीय भाषा परिवार, भारत यूरोपीय, है ना, ये इसको पूरा नाम है, भारोपीय हम इसको कह देते हैं। दूसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आता है काकेशी भाषा परिवार। चौथा आता है बुरुष्की भाषा परिवार। पांचवा आता है उराल अल्ताई भाषा परिवार। और उसके बाद हमारा आता है चीनी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, अत्युत्तरी भाषा परिवार। उसके बाद हमारा आता है बास्क भाषा परिवार और शामी हामी भाषा परिवार। ये 10 भाषा परिवार हमारे भारोपीय भाषा परिवार में यूरेशिया यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्रफल में आते हैं। ये 10 भाषा परिवार, है ना। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे उन्होंने दे दिया कि बुरुष्की भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्रफल में आता है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखना कि यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्रफल में 10 भाषा परिवार रखे गए, है ना। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ थोड़ा सा नॉलेज के लिए, कि जैसे यूराल अल्ताई, आपको पता है कि यूरोप में एक पर्वत है यूराल अल्ताई, है ना। यूराल अल्ताई यूरोप और रूस की सीमा बनाता है ना। तो यूराल अल्ताई जो पर्वत है, उस पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं को यूराल अल्ताई भाषा परिवार में रखा गया है। उसी प्रकार से बुरुश की एक जनजाति है, तो उस जनजाति के क्षेत्र जो क्षेत्र है उसमें जो भाषा बोली जाती है, उन सब भाषाओं को बुरुश की भाषा परिवार में रखा गया है। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग यहाँ पर विभाजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो हमारी भारोपीय भाषा परिवार है, इसमें हमारा भारतीय आर्य भाषा को रखा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें और भी भाषाओं को रखा गया है, लेकिन इसको याद रखना है कि हमारी जो भारतीय आर्य भाषा है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कौन से भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है? यूरेशिया के अंतर्गत आती है। ये एकदम क्लियर रखना है। अब इसमें से कुछ लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि सर आपने तो ये बताया था कि चीनी जो भाषा है, ये तो आपने बताया था कि आकृति मूलक वर्गीकरण में अयोगात्मक के अंतर्गत आती है। तो मेरे भाई आकृति मूलक वर्गीकरण में भी सारी भाषाओं को रखा गया, यानी वो एक अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और पारिवारिक वर्गीकरण में भी सारी भाषाओं को रखा गया है, सारे भाषा परिवार को, क्योंकि ये इन्होंने एक अलग माध्यम से वर्गीकरण किया है। तो दोनों का माध्यम अलग अलग है वर्गीकरण करने का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये चीजें हमारी आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा अगला जो भूखंड है, दूसरा जो भूखंड है वो हमारा आता है मेरे भाइयों, यहाँ पर कौन सा आता है? प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड। अब इस प्रशांत महासागरीय भूखंड में कौन कौन से भाषा परिवार रखे गए? मलई पोलिनेशियाई भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और पापुई न्यू गिनी भाषा परिवार, और दक्षिण पूर्वी एशियाई भाषा परिवार। यानी कि ये 4 भाषा परिवार प्रशांत महासागरीय भूखंड या भौगोलिक क्षेत्रफल में रखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागरीय भूखंड में कौन कौन से भाषा परिवार रखे गए? मलई पोलिनेशियाई, ऑस्ट्रो एशियाटिक, पापुई न्यू गिनी और दक्षिण पूर्वी एशियाई, ठीक है। इनको रखा गया है 4 को हमारे इसमें। तो 10 और 4 कितने हो गए? अभी तक 14 भाषा परिवार हमारे हो गए, ठीक है। टोटल अभी तक 14
हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा भौगोलिक क्षेत्रफल। पहले तो आपको ये 4 भौगोलिक क्षेत्रफल ही याद करना है। कौन कौन सा? यूरेशिया, प्रशांत महासागर, अफ्रीका और अमेरिका। जब ये याद होगा तब जाकर भाषा परिवार याद हो पाएंगे आपको, है ना। अफ्रीका भूखंड में क्या याद रखना है? बुरुष्की, सुडानी और बांटू, ये 3 भाषा परिवार जो है ये आपके अफ्रीका भूखंड में रखे जाते हैं। तो 14 और 3 कितने हो गए? 17 हो चुके अभी तक। और अमेरिका भूखंड यानी कि अमेरिका भौगोलिक क्षेत्रफल में एकमात्र भाषा को रखा गया है, अमेरिकी भाषा परिवार को। तो अब 17 + 1 यानी कि हमारा टोटल 18 भाषा परिवार एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, कौन सा भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्रफल में आता है। और खास करके जो हमारे भाषा परिवार है जिस पर हम बात करने वाले, जिसमें हिंदी या हमारे बाकी संस्कृत, पाली, प्राकृत को रखा गया है, वो किस में आता है, यानी कि जैसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, या फिर इनको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में रखा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक को भारतीय आर्य भाषा में रखा गया, और भारतीय आर्य भाषा को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखना है। और भारोपीय भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? यूरेशिया के अंतर्गत आता है। तो ये सारा क्रम कहाँ से चला और कैसे चला, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर से। अब आते हैं भारोपीय भाषा परिवार में। आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है? तो मैं कहूंगा कि देखो, पहले मैंने क्या बताया, विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से। फिर हमने देखा कि हमें जिसे पढ़ना है वो पारिवारिक वर्गीकरण है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा, विश्व की सारी भाषाओं को कैसे रखा गया। फिर हमने देखना है कि हमारी जो भारोपीय भाषा परिवार है, अब हम 18 भाषा परिवार को यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ भारोपीय भाषा परिवार को पढ़ेंगे, है ना। तो भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा वर्ग को रखा गया है। अब भाषा वर्ग आएंगे, देखो पहले भूखंड आया था, फिर भाषा परिवार आए थे, अब इस भाषा परिवार में भाषा वर्गों को रखा गया है ना। और ये आपको याद होना चाहिए। तो भारोपीय भाषा परिवार को पहले तो ये याद रखो किन किन नामों से जाना जाता है। तो इंडो जर्मनिक, भारत हिती परिवार, या फिर आर्य परिवार नाम से इसको जाना जाता है। इंडो जर्मनिक भी बोलते थे, भारत हिती भी बोल देते, और आर्य भाषा, आर्य परिवार भी इसे बोल देते, भारोपीय भाषा परिवार को, ठीक है। फिर आता है हमारा कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार को 10 शाखा में बांटा गया। याद रखना, ध्वनि के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाइयों। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू थोड़े बहुत भी लगाए होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हाँ, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो 10 शाखाओं में बांटा गया, ये आपको याद रखना है, 10 शाखा में बांटा गया। और इन 10 शाखाओं को 2 वर्गों में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, एक सप्तम वर्ग और एक केतुम वर्ग। देखो कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ये तो जरूर पूछा गया होगा कि सप्तम वर्ग और केतम वर्ग के बारे में जरूर पूछा गया है ना। तो इसलिए याद रखना कि भारोपीय भाषा परिवार में 10 शाखाएं रखी गई, और इन 10 शाखाओं को भी 2 वर्गों में अलग अलग बांटा गया, एक सप्तम वर्ग और एक केतुम वर्ग। तो जो पहला वर्ग है सप्तम वर्ग, उस पर डिस्कस करते हैं कि सप्तम वर्ग में कितनी भाषा शाखाओं को रखा गया और कौन कौन को रखा गया। तो इसमें 4 भाषा शाखाओं को रखा गया। वो कौन कौन सी है? पहली भारत ईरानी, जिसे भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि जो भारतीय आर्य भाषा को हम पढ़ेंगे, वो भारतीय आर्य भाषा आपकी सप्तम वर्ग में रखी गई है। सप्तम वर्ग आपका ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग है, और भारोपीय भाषा परिवार जो है वो आपका यूरेशिया का एक भारोपीय एक परिवार, भाषा परिवार है ना। और यूरेशिया का, ठीक है। तो यूरेशिया एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप में आपको ले जा रहा हूं, है ना। कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर रखना है। इन सारी चीजों का टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट लगाओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, ये 4 भौगोलिक सॉरी ये 4 भाषा शाखाएं रखी गई है हमारी किसमें सॉरी ये हमारी रखी गई है सप्तम वर्ग में रखी गई। किस में रखी गई? सप्तम वर्ग में रखी गई ना। तो सप्तम में देखो, अगर आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूजन में गलत मत करना। एक पूछा जा सकता है ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार में कितने भाषा शाखा को रखा गया है, तो 10 को रखा गया है ना, ये क्लियर रखना। अगर ये पूछे कि कितने वर्ग में रखा गया, तो 2 वर्ग में रखा गया, सप्तम और केतुम में। अगर ये पूछे कि सप्तम में कितने रखी गई है, तो 4 रखी गई, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। और अब बात आती है केतुम वर्ग। केतुम वर्ग में कितनी रखी गई है? 6 रखी गई है ना। कितनी में रखी गई? 6 रखी गई है। जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हितो और इटालिक। इटालिक है ये, इटालिक नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ये इटालिक है ना, इटालिक।
इटालिक है, ये क्या है, इटालिक है। जर्मेनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोकरी, ईतो और इटालिक, ये केतुम वर्ग में रखी गई है मेरे भाइयों, है ना। तो ये होता है विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण, कौन से परिवार में रखा गया, भाषा की परिभाषा, भाषा का विकास कैसे हुआ, फिर भाषा, अलग अलग भाषाओं को कहाँ बांटा गया, ये सब। अब हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ना, भारतीय आर्य भाषा को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता है 3 वर्ग रखे गए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा गया है। अब आपको भी पता है प्राचीन में 2 है, वैदिक और लौकिक, मध्य में 3 है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और आधुनिक में फिर हिंदी और हमारी ये भाषाएं आ जाती है। तो ये सारा वर्गीकरण कल की क्लास में देखेंगे, इनके सन के साथ देखेंगे किसको कब तक रखा गया है, और ये सारी चीजें कल की क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी, और मैंने बड़े डीप में और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत एनर्जी देता है पढ़ाने के लिए, तो कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। और अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कल वाले वीडियो में आपके डाउट को पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी ऑल 10 यूनिट यहाँ पर कवर कराई जाएगी यूजीसी नेट की, और जो वर्ग 1 की जो 20 यूनिट अलग अलग बांटी गई है, वो भी इसी में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो कुछ अलग से, वो अलग से वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो वर्ग 1 वाले लोग भी इससे जरूर जुड़िए जुड़िए रहना, कि जो पहले वो चीजें मैं करा दूंगा जो यूजीसी नेट और वर्ग 1 में सेम चीजें दे रखी है, बाकी जो वर्ग 1 में अलग दे रखी है उनको मैं अलग से अलग क्लासेस पढ़ा के आपको भी पूरी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों के लिए भी टेस्ट और पूरे नोट्स प्रोवाइड होंगे, बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाइयों।